ये सही बात कही है कि ये असंवैधानिक है और ये पूरा संस्थान जो है जिसके बारे में हम ये मान लेते हैं कि एक विचार है ये, दरअसल भाई सुनील ये विचार नहीं है, ये विकार है। क्यों? क्योंकि जो भी श्रेष्ठतावाद का शिकार होता है वो विचार नहीं, वो विकार है। अब ये जो प्रतिबंध इन पे लगाया गया था, ये संविधान के लिए शपथ लेने वालों और उनके काम करने वालों या संविधान को अमली जामा पहनाने वालों को इसलिए यहाँ प्रतिबंधित किया था कि इनके पास विचार नहीं है। और ये जो आदेश है इनका सरकार का भी, वो एक तो संविधान विरोधी है, दूसरा ये एक सामाजिक दबाव की एक राजनीति है या उनकी एक रणनीति है कि अधिकारी आए, उसको सुबह शाम जो ये अभी चल रहा था यूपी में कि भैया अधिकारी सुनते नहीं है हमारी, ये जोर-जोर से चीख रहे हैं। तो अधिकारी क्यों नहीं सुनते? अधिकारी तो संविधान सम्मत काम करेगा, लेकिन ये तो एक जो विकार है, वो विकार क्या है? हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र क्या है? वो बेसिकली मुट्ठी भर लोगों का राजकाज चाहते हैं, जिसको मैं कहूँ एक तरह से कि ब्राह्मणवादी वृत्ति है ये। और वो भी ब्राह्मणवाद में भी इनका क्या है? बेसिकली ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वर्णवाद है। वर्णवाद क्या है? वर्णवाद का एक सीधे-सीधे जो हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार है, उनके खिलाफ वर्णवाद है। हम सबको एक समान नागरिक मानते हैं। वर्णवाद क्या कहता कि नहीं तुम एक समान नहीं हो, तुम में भी एक वर्ण जो है वो श्रेष्ठ है, दूसरा वर्ण उसके नीचे है, तीसरा वर्ण है, फिर चौथा वर्ण है। फिर ये दमन और अत्याचारी हैं। जैसे हमारे यहाँ ये इंसान को आरएसएस इंसान नहीं समझता, समान नहीं समझता, पशु इंसान से श्रेष्ठ है। यही नहीं, ये महिलाओं को दुय्यम दर्जे की बात करते हैं। दरअसल खेल ये है कि अभी तो इनको इस्लाम दिख रहा है, लेकिन जब इस्लाम था ही नहीं इस दुनिया में, तब भी इनको सनातन के नाम पे, बलि के नाम पे, वर्चस्व के नाम पर इन्होंने क्या-क्या नहीं किया। उसी समय फिर बौद्ध धर्म आया, फिर उसके साथ ही जैन धर्म है। और अब मैं एक बात कहूँ कि जब अशोक ने सर्वधर्म समभाव की एक नीति हमारे यहाँ जो सबसे पहले लागू की और उसी का जो तत्व है वो हमारी संविधान सभा ने लिया, सेक्युलरिज्म जो हम कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता की जो बात हम करते हैं, उस समान दृष्टि से देखने वाला जो हमारा संविधान है, समतावादी है, उसको अधिकारी अमल में ना लाए, इसलिए ये जो शाखा में अधिकारियों का प्रशिक्षण करने के लिए ये आदेश प्राप्त हुआ है, जो कि घोर संविधान विरोधी है, घोर भारत के एक विचार जिसको हम कहते हैं उसके विरोधी है। और इसको तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर पाबंदी लानी मेरे नजर से आवश्यक है। और एक और बात कहें कि ये जो कहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक संगठन है, एक्चुअली ये कल्चरल नहीं है, ये वल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये गिद्ध है जो कितना भी सॉफ्ट बोले, लेकिन इनका अंतिम ध्येय है पहले हिंदू मुसलमान करो, फिर हिंदू हो जाए तो हिंदुओं में वर्णवाद करो, फिर वर्णवाद हो जाए तो श्रेष्ठवाद करो। ये प्रकृति तत्व में नहीं छोड़ते हैं। फला एक पौधा श्रेष्ठ है, फला एक पेड़ श्रेष्ठ है, इनका विविधता से शत्रुता है, ये विविधता के खिलाफ है। मुझे लगता है कि जनता को थोड़ा और विचार कर इनकी जो अभी सीटें घटी हैं, दरअसल इनको सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। ये कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं, ये अलगाववादी, नफरती और विघटनकारी संगठन है, ऐसा मेरा मानना है। जी, आप जुड़े रहिएगा, हम लोग और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पशुओं के अंदर भी श्रेष्ठता बताते हैं ना, क्योंकि उसी को तो लेके पूरा चल रहा है, पूरा गऊ की हत्या वाले ही तो पूरा मामला चल रहा है पूरे देश के अंदर। उसी को लेके तो तमाम सारे लोगों को तो प्रकृति का ही नहीं, ये जानवरों के अंदर भी श्रेष्ठता की बात करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं अभी शरण कुमार जी के पास आता हूं। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके का असर इसका देख रहे हैं और
का रेजिस्टेंस के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये जो इन्होंने लागू किया है वो लागू रह पाएगा, या कुछ इसका रेजिस्टेंस डेवलप होगा, कानूनी भी और सामाजिक भी और पॉलिटिकल भी? जी, आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए शैलेंद्र कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो रिश्ता है वो रिश्ता जैसे किसी से ढका छुपा रिश्ता नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि आरएसएस की एक अनुषंगिक इकाई के पॉलिटिकल विंग का नाम जैसे ये है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया ही था आरएसएस के इशारे पे, ताकि आरएसएस का जो राजनीतिक एजेंडा है, उनके पास सांस्कृतिक एजेंडे का सर्वथा अभाव है, कोई सांस्कृतिक एजेंडा नहीं है, वो कोई कल्चरल टीम नहीं निकालते हैं, वो कहीं गीत नहीं गाते हैं, लोगों के बीच जाके उनकी चेतना के स्तर को उन्नत करने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं। सीधा सीधी उनके पास एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जब वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल स्लोगन है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल स्लोगन दे रहा हो वो नॉन पॉलिटिकल हो, ये मानने की बात नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि प्रेमचंद ने कहा था कि फासिज्म को नंगे आते हुए बहुत डर लगता है, इसीलिए वो अक्सर संस्कृति का खाल ओढ़ के आता है। तो संस्कृति का खाल ओढ़ के जो आया हुआ ये संगठन है, ये अपने सार तत्व में दलित विरोधी, ये अपने सार तत्व में स्त्री विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी और सबसे बढ़ के ब्राह्मणवादी चेतना से लैस एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन है जो हिंदुस्तान के इतिहास में सतत चलने वाले टकराव में एक खास किस्म के धारा का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदुस्तान के अंदर धर्म की दो किस्म की समझ रही है। यह धर्म की एक समझ रही है कि संस्थाबद्ध धर्म के रूप में वो एक धर्म रहा है जिसमें एक राजा है, राजा के हाथ में राजदंड है और पुरोहित के हाथ में धर्मदंड है। राजा और पुरोहित मिलकर संपूर्ण राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। और एक दूसरा धर्म रहा है जो लोक चेतना में अस्तित्वमान धर्म रहा है, जिसमें सीधा सीधी तौर पे मानवीयता और करुणा का प्रवाह भी होता रहा है, और जिस धर्म का प्रतिनिधित्व नानक, रविदास, कबीर जैसे लोग करते रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मणवाद और कबीर और नानक, रविदास और आगे चल के हम उसमें विवेकानंद को भी शामिल करना चाहेंगे, और कल्चरल रेनासा जो इस देश के अंदर हुआ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो हुआ, उसके जो दूत थे उनको भी हम शामिल करेंगे। तो ये एक जो सतत टकराव की प्रक्रिया हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी, उस टकराव की प्रक्रिया में हिंदुस्तान ने एक आइडिया ऑफ इंडिया इमर्ज किया, और ये आइडिया ऑफ इंडिया जो है सो विवेकानंद के सपने में मौजूद है। ये आइडिया ऑफ इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर के सपने में मौजूद है, ये नेहरू के सपने में मौजूद है, और ये कहिए ये भगत सिंह और हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों के सपने में भी मौजूद है। गांधी और भगत सिंह को ये एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करके नए तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि आस्तिक गांधी और नास्तिक भगत सिंह दोनों सेकुलर इंडिया के साथ खड़े थे, और इसीलिए गांधी और नेहरू और भगत सिंह की ये छोड़ी गई साझी विरासत है, जिस जमीन पे खड़ा होके हमको अपने हिस्ट्री को क्लेम करना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है, और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधी तौर पे अब खुले तौर पे इस लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पहले वो शर्माते थे, ढक छुप के आते थे। पहले उन्होंने जैसे ये सावरकर के पेंटिंग को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर प्रतिष्ठित किया, फिर धीरे धीरे करके वो जो है टेस्टिंग करते रहते हैं कि कितना रेसिस्टेंस होगा और कितना इसका प्रतिरोध होगा। एक तो हिंदुस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है, और हिंदुस्तान की जो विधायिका है, विधायिका में तो स्पष्ट तौर पे उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग घोषणा करके जैसे पार्लियामेंट के अंदर है। हाफ पैंट पहने हुए आप ओम बिरला को भी देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं, और अमित शाह को भी देख सकते हैं। तो ये उनका जो आवाजाही लगा रहता है वो आप देख सकते हैं वो तो, लेकिन जैसे ये दिखाई नहीं पड़ते थे, अब इनको ये खुली छूट है कि वो आगे आके कह सकें कि हाँ हम जज भी हैं, हम जैसे एक IAS ऑफिसर भी हैं, और साथ साथ हम RSS के मानने वाले भी हैं। और कुछ लोग जो RSS को मानते हैं
वो बिल्कुल फ्री हैंड पा जाएंगे और आराम के साथ उनके लिए अब ढक छुप के उनको काम करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग जो नहीं मानते हैं लेकिन अपॉर्चुनिज्म के शिकार हैं, वो भी जैसे बड़ा से बड़ा आरएसएस वाला अपने को डिक्लेयर करने के लिए आरएसएस के एजेंडे को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और जाके वो ध्वज बंधन भी करेंगे। जब वो चरण बंधन करते हैं तो ध्वज बंधन भी करेंगे, क्योंकि चरण बंधन से ध्वज बंधन तक की जो ये यात्रा है ये असल में एक खास किस्म की अपॉर्चुनिस्ट यात्रा है। और इसी अपॉर्चुनिज्म को इनकैश करने के लिए चालाकी पूर्वक की गई एक कार्रवाई है। और इनको दिक्कत ये है, इनकी परेशानी एक ही है, सिर्फ गांधी जो है सो दुनिया के अंदर जहां जाइए गांधी का मूर्ति लगा हुआ है, जहां जाइए गांधी की इज्जत है। तो अब गांधी एक ऐसा सिक्का है जो हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तानियत मैंने भारतीय होने के नाम पे चलता है। तो वो जैसे मंच पे गांधी के साथ कभी कभी होने की कोशिश करते हैं और अंदर में जैसे वो आरएसएस के साथ, सावरकर के साथ खड़े हैं। अब वो जैसे मंच पे भी गांधी के साथ होने का जो ड्रामा है, उस ड्रामे के पटाक्षेप की घोषणा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम मंच पे भी गांधी के साथ नहीं है। पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी की शक्ल में मंच पे गांधी के साथ होते थे और अंदर में सावरकर के साथ खड़े होते थे व्यवहार में, और गांधी के साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी थी। लेकिन पूरे दुनिया के अंदर जो अब एक खास किस्म की दक्षिण पंथी उभार आया है, उस दक्षिण पंथी उभार में इनके दोस्त भी देख लीजिए कौन है। इनके दोस्त ट्रंप हैं, और जो आरएसएस को मानते हैं वो ट्रंप को जिताने के लिए हवन करते हैं। देख लीजिए कि फिलिस्तीन के साथ अगर किसी ने एकजुटता के नारे लगा दिए तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, जबकि घोषित आदर्श के तौर पे हिंदुस्तान ने एक मुल्क के हैसियत से लगातार फिलिस्तीन की जनता का समर्थन किया था। तो अब ये बेंजामिन नेतान्याहू के साथ खड़े हैं, ये ट्रंप के साथ खड़े हैं, और इनकी पुतिन से जो दोस्ती है वो आपको मालूम ही है। तो कुल मिला के जो दुनिया का पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस सिनेरियो ने मोदी को ये साहस दिया है। लेकिन इस साहस के साथ साथ उनकी एक मजबूरी भी है, और वो मजबूरी ये है कि आरएसएस जो है ये जानता है कि मोदी जो है सो एक छोटा सिक्का हो चुका है जो हिंदुत्व की बाजार में चलेगा नहीं। इसीलिए वो मोदी के विकल्प की भी तलाश कर रहे हैं। तो मोदी जैसे मोर लॉयल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो अपने व्यवहार और चरित्र में इतने एरोगेंट हैं कि मोहन भागवत से उनका जैसे एक नॉन एंटागोनिस्टिक टकराव होता है। नॉन एंटागोनिस्टिक का मतलब यह है कि वो आपस में तो एक ही हैं, लेकिन कभी कभी ये सत्ता के अंतःपुर के अंदर जो चलने वाला संघर्ष है, उस संघर्ष को कभी कभी हम ये मान बैठते हैं ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कोई बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये एक ऐसा ही कॉन्ट्राडिक्शन है। और हिंदुस्तान के अंदर हम पूछना चाहेंगे, जैसे सुप्रीम जो न्यायपालिका, फिर से आपके पास मैं आता हूँ। एक सेकंड, हम सिर्फ एक बात पूछना चाहेंगे, वो ये पूछना चाहेंगे कि आरएसएस ने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट किया जिसका नाम बीजेपी है। आरएसएस आउट एंड आउट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या जैसे यही आजादी जैसे आईएएस ऑफिसर्स को कांग्रेस पार्टी का मेंबर होने के लिए मिलेगी, या कम्युनिस्ट पार्टियों की मेंबरशिप के लिए मिलेगी, या फिर जैसे आरजेडी के मेंबरशिप के लिए मिलेगी? जैसे ही कोई अधिकारी जैसे आगे बढ़ के थोड़ा सा जैसे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो हम कहते हैं कि नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने के लिए आपको इन्विटेशन दिया जा रहा है और उस बैन को लिफ्ट किया जा रहा है। इसीलिए इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, और इस प्रभाव से लड़ने का एकमात्र तरीका है कि जनता जैसे वो मोबिलाइज किया जाए और उनके बीच जाया जाए, और गांधी के हत्या का जो धब्बा उनके दामन के ऊपर लगा हुआ है, जिसको न वो धो पाए थे न धो पाएंगे, उस दाग और धब्बे को चमका के दिखाना है। जिंदा गांधी इनके लिए जितना खतरनाक नहीं था, उससे ज्यादा मरा हुआ गांधी इनके लिए खतरनाक है। इसीलिए गांधी की ये रोज और बार बार हत्या करना चाहते हैं। कभी उनके पिक्चर पे गोली चला के कहीं और। तो हमको गांधी के साथ खड़ा होना है, हमको भगत सिंह के साथ खड़ा होना है, और हिंदुस्तान का जो भक्ति आंदोलन का रिच ट्रेडिशन है उसके साथ खड़े होके अपनी इसी भूमि पे एक लड़ाई लॉन्च करने की तैयारी करनी है। यही इसका जवाब है और यही इसका विकल्प।